अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बच्चों, आपने यकीनन अपना पिछला काम मुकम्मल कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी रिटन प्रैक्टिस भी की होगी, चीज़ें याद भी की होंगी। ठीक है बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपनी किताबें ओपन कर लें। पेज नंबर है हमारा 56 और चैप्टर का नाम है मेरी आवाज़ सुनो। ठीक है, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए ताकि आप सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लिख लें और ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट कर लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ सुनो। अब आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल गया होगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे मुखातिब है। ठीक है, जो आपसे कह रही है कि मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ सुनो, लेकिन हम लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, वो हमें आगाह कर रही है कि सुनो, मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मेरे बारे में जानो, मुझसे आगाही हासिल करो। जी हाँ बच्चों, हम ज़मीन के मुतालिक बात कर रहे हैं। यहाँ ज़मीन हमसे मुखातिब है। ठीक है, और वो अपने ऊपर बीती हुई कहानी हमें सुनाना चाहती है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि ये मेरी आवाज़ सुनो जो है ये आप बीती है। ठीक है, आप बीती कहते हैं खुद पर जो हालात बीते हों उनको खुद अपनी ज़ुबानी बयान करना। जो खुद पर जो हालात बीत रहे हैं उनको अपने अल्फाज में बयान करना, अपनी कहानी को अपने अल्फाज में खुद बयान करना जो है वो आप बीती कहलाता है। जैसे आप लोगों ने कई दफ़ा सुना या पढ़ा होगा, कलम की आप बीती, कुर्सी की आप बीती, किताब की आप बीती, पेंसिल की आप बीती वगैरह। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ें कह रही हैं कि हमारी बात सुनो, हम जो कहना चाहते हैं उसको सुनो, उस पर गौर करो। इसी तरह आज ये ज़मीन जो है वो हमसे मुखातिब है और वो अपनी कहानी खुद बयान कर रही है और वो कह रही है कि देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी मुश्किलात को समझो और आसानी पैदा करो मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तदरीसी मकासद जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि इनका मकसद क्या है इस सबक को पढ़ने का। सबसे पहले तो ये है ज़मीन पर होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ हो सके, यानी ज़मीन के ऊपर जो जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, ज़मीन को उनसे क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, या वो ज़मीन के लिए अच्छी हैं या बुरी, उन तब्दीलियों के बारे में हम जान सकें। ठीक है, सेकंड है साइंसी इजादात से माहौल पर पड़ने वाले मनफी असरात जान सकें, यानी इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सी चीज़ें ईजाद की हैं। ठीक है, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इवन के हम ये भी कहते हैं कि इंसान चांद पर पहुंच गया है। ठीक है, तो साइंस ने जो इजादात की हैं वो तो इंसान के फ़ायदे के लिए, लेकिन उनके कुछ मनफी असरात भी हैं, नेगेटिव असरात भी हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे कि ज़मीन के ऊपर उनके कौन कौन से मनफी असरात मुरतब हुए हैं। उसके बाद है माहौल को आलूदगी से पाक करने की ज़रूरत से आगाह होना, यानी हमारा माहौल जो है साइंसी इजादात की वजह से या और बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा माहौल जो है वो आलूदा हो गया है, माहौल में आलूदगी हो गई है। आप लोगों ने अक्सर ये भी सुना होगा कि ओजोन की लेयर जो है वो फट गई है, जो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलूदगी है उसकी वजह से, तो उससे भी ज़मीन को ख़तरात लाहक हैं। इसके अलावा आलूदगी कम करने के लिए अपना किरदार, ठीक है, एक इंसान की हैसियत से आलूदगी को कम करने के लिए हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमें उस हवाले से कौन कौन से काम करने चाहिए कि ज़मीन आलूदा होने से बच जाए। ठीक है, और ये आलूदगी जो कि हमारे लिए सख्त नुकसानदेह है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सके, ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे और आप बीती की सिन्फ से वाकिफ हो सकें। तो बच्चों, मैंने आपको सबक के स्टार्ट में बताया कि ये एक आप बीती है, और आप बीती क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ कि खुद पर बीते हुए हालात खुद बयान करना। ठीक है, उसको आप बीती कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सबक जो है ये सिन्फ अदब के लिहाज से आप बीती है। ठीक है,
تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے خاص الفاظ ہے بے تحاشا. بے تحاشا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. آپ لوگ میننگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو ان کے میننگ یاد ہو جائیں. اس کے بعد ہے برق رفتار. برق رفتار کا مطلب ہے بہت تیز. اگلا لفظ ہے کثافت. کثافت کا مطلب ہے گندگی. اس کے بعد ہے غارت. غارت کہتے ہیں تباہ و برباد کو. پھر اس کے بعد ہے غرض و غایت یعنی مقصد. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. زمین یہاں پہ اب ہم سے مخاطب ہے. آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ کے, اس بات کو ذہن میں رکھ کے یہ سبق پڑھنا ہے. زمین ہم سے کیا کہہ رہی ہے, پڑھتے ہیں. میں ایک سیارہ ہوں. ٹھیک ہے, اب اس سیارہ کو ہائی لائٹ کر لیں کہ زمین جو ہے وہ ایک سیارہ ہے. وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں, دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے. میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی. وجود میں آئی تھی مطلب پیدا ہوئی تھی یا بنی تھی. میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی. میرے سینے پر جنگلات تھے. جنگلات کو ہائی لائٹ کریں, یعنی آپ کو پتا ہوگا نا پرانے زمانے میں جنگل بہت زیادہ ہوا, زمین پر جنگل بہت زیادہ تھے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی جنگل کٹتے گئے اور انسان نے اپنے رہنے کے لیے مکان اور گھر بنانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, ان جنگلوں میں طرح طرح کے جانور, ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے, پرندے چہچہاتے. ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی. ہریالی اور شادابی یعنی گرینری تھی ہر طرف. ٹھیک ہے, اور درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی. وافر مقدار میں بہت زیادہ مقدار میں. آکسیجن کو ہائی لائٹ کر لیں. آکسیجن تو آپ کو پتہ ہے سانس لینے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہوا صاف ستھری تھی. فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا. ٹھیک ہے, ہائی لائٹ کر لیں گرد و غبار اور دھوئیں. گرد و غبار یعنی گرد, مٹی. دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا. صاف شفاف بالکل صاف, اتنا صاف کہ اس میں سے اپنا عکس بھی نظر آ جائے, اس کو کہتے ہیں صاف شفاف ہونا. ہر طرح کی آبی مخلوق اس میں مزے سے رہتی. آبی مخلوق کسے کہتے ہیں بچوں؟ ایسی مخلوق جو کہ پانی میں رہتی ہو, جیسے مچھلیاں وغیرہ. ٹھیک ہے, آبی مخلوق کو ہائی لائٹ بھی کر لیں. ماحول پرسکون تھا. ہر کوئی یہاں خوش خوش رہتا تھا. پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا. حضرت انسان جو ہے یہاں پر انسان کو ہی کہا گیا ہے تنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے. یہاں پہ چالاک کے میننگ میں بھی حضرت انسان جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو زمین کہہ رہی ہے کہ انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا, یعنی میری حالت خراب کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے, درختوں پر کلہاڑے کے وار چلنے لگے. کلہاڑے کے وار چلنے لگے سے مراد ہے کہ درختوں کو کلہاڑوں سے کاٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, آپ ہائی لائٹ کر لیں درختوں کو, کلہاڑے کو. یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں. زمین کہہ رہی ہے کہ کتنے بے حس اور کتنے ظالم ہوتے ہیں یہ, ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے. جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھنڈی آہ بھرنا یعنی غم کے مارے جو ہے وہ سرد آہیں بھرنا. ٹھیک ہے, غم کی حالت میں, رنج کی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں ٹھنڈی آہ بھرنا اسے کہتے ہیں. تو زمین کہہ رہی ہے کہ میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں. مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے. مطلب انسان تو جیسے کچھ بھی سمجھنے اور سننے سے قاصر ہو گیا ہے. میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی. یعنی زمین کہہ رہی ہے کہ میں کتنی آہیں بھرتی ہوں, کتنے رنج میں ہوں, غم میں ہوں, لیکن انسان کے دل پر اس کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. میری آہوں کا اس کے اوپر, اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے. وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے. ہائی لائٹ کریں ایٹمی دور کو اور پتھر کو بھی. یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان جو تھا وہ پہلے پرانے دور کو
पत्थर का जमाना कहा जाता है, यानी जब इंसान पत्थरों को रगड़ कर आग जलाया करता था, ठीक है। पहनने के लिए उसके पास कुछ भी मैसर नहीं था, कच्चा गोश्त, ठीक है, और पत्ते वगैरह खाकर गुजारा करता था। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और वो पत्थर के जमाने से निकल कर तरक्की करते हुए एटमी दौर में पहुंच गया है। एटमी दौर यानी इंसान ने एटम बम बना लिए हैं, ठीक है, चांद तक पहुंच गया है, ये तरक्की से मुराद है। उसने कारखाने बना लिए हैं, तेज रफ्तार गाड़ियां इजाद कर ली हैं, वो परिंदों की तरह हवाओं में उड़ता फिरता है। हाईलाइट करें परिंदों को, ठीक है, यानी इंसान जो है, जिस तरह एक ख्वाब था ना इंसान के लिए कि परिंदों को देख के उसके अंदर ख्वाहिश जागती थी कि वो भी उड़े, तो वो इंसान जो है आज परिंदों की तरह उड़ता फिर रहा है हवाओं में। वो समुद्रों के सीने पर ही नहीं, ज़ेरे आब भी तैर सकता है, यानी समुद्र के ऊपर ही इंसान नहीं तैरता, जमीन के समुद्र के नीचे भी, पानी के अंदर भी तैर सकता है। ज़ेरे आब का मतलब है पानी के नीचे। उसने कीमियाई खादों, अच्छा ज़ेरे आब को भी हाईलाइट कर ले बच्चों। उसने कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ा ली है, यानी जो केमिकल वाली खादें जो हैं उनकी बदौलत और जो कीड़ों को मारने वाली अद्वियात हैं वो चीज़ें बनाकर इंसान ने अपनी फसलों की जो पैदावार थी, फसलों को बहुत ज़्यादा, जाहिर है जब उसके कीड़े खत्म हो जाएंगे, जरासीम मर जाएंगे तो फसलें ज्यादा पैदा होंगी। पहले तो ये होता था ना कि कीड़ा खा जाता था फसल को, तो अब वो ये कह रहे हैं कि खादें इस तरह की आ गई हैं, इस तरह के स्प्रे आ गए हैं कि जो कीड़ों को मार देते हैं, जिससे फसलों की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसको हाईलाइट कर ले, कीमियाई खादों, कीड़े मार अद्वियात और फसलों की पैदावार जो है ये काफी बढ़ गई है। अगर ये सच है तो कोई उससे पूछे, मियाँ तरक्की इसको कहते हैं? तुमने कारखानों से पैदावार में तो बेतहाशा इजाफा कर लिया, मगर कभी इन कारखानों की चिमनियों से उठने वाला धुआं भी देखा है? चिमनियां कहते हैं वो जो कारखानों के ऊपर लोहे के एक लगी होती है जिसके अंदर से कारखानों का धुआं बाहर निकलता है, तो उसको चिमनी कहते हैं, ठीक है। तो जमीन कह रही है कभी उस तरफ तवज्जो दी कि ये धुआं किस तरह मेरे हुस्न को खराब कर रहा है? हुस्न मतलब खूबसूरती। तुम बर्क रफ्तार गाड़ियों की इजाद पर इतराते फिरते हो। इतराना यानी बड़ा शेखी में आना, ठीक है, बड़ा फख्र करना कि तुमने तेज रफ्तार गाड़ियां इजाद कर ली हैं, उस पर तुम्हें बड़ा फख्र है। हाईलाइट कर ले बर्क रफ्तार गाड़ियां। कभी इन गाड़ियों के धुएं पर भी गौर किया कि ये किस तरह कसाफत से मेरा दामन आलूदा कर रहा है? यानी कसाफत का मतलब है गंदगी, यानी इस गंदगी से किस तरह से मेरा हुस्न तबाह हो रहा है, मेरा दामन आलूदा कर रहा है, यानी मेरे हुस्न को खराब कर रहा है। सच्ची बात तो ये है कि अब तो मेरे लिए सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। सांस लेना दूभर होना मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाना, दूभर होना मुश्किल होना। ऊपर से इन गाड़ियों से पैदा होने वाला शोर मुझे दिन रात परेशान रखता है। अब तो मेरे कानों के पर्दे फट गए हैं। किस कदर जमीन यहाँ पे रंजीदा है, और वो कह रही है अब तो मेरे कानों के पर्दे भी फट गए हैं इस शोर को सुन सुन के। और हाँ, जिस एटम बम की इजाद पर तुम्हें बड़ा फख्र है, क्या तुमने उसके नुकसानात के बारे में भी कभी सोचने की जहमत की? ठीक है, यानी कभी तुमने सोचा कि जिस एटम बम पर तुम बड़ा फख्र करते हो उस इजाद पर, कि वो किस कदर नुकसानदेह है, उसके नुकसान के बारे में भी सोचा है कभी? भूल गए हिरोशिमा और नागासाकी पर टूटने वाली तबाही को? हाईलाइट करें हिरोशिमा और नागासाकी को। ये दो शहर हैं जापान के जिनके ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे, ठीक है बच्चों। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपने पूरा इस जितना मैंने पढ़ाया आपको इसकी बुक रीडिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से आपने याद करना है और कोशिश करनी है आपने हर मुश्किल लफ्ज की रिटन प्रैक्टिस कर लें अपनी रफ कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो आज की डायरी, डू बुक रीडिंग प्लस लर्न ऑब्जेक्टिव एंड रिटन प्रैक्टिस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।